जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आनंद चौहान में। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन होंगे, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई आज हमारा जो है प्रैक्टिस सेट नंबर आपका छठवां दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और अभी तक दोस्तों मैंने अपनी इसे सुपर सीरीज के मैथ्स के रिवीजन में हमने दोस्तों अभी तक अपने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। और उम्मीद करता हूँ वो पाँचों प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने भी कंप्लीट कर लिए होंगे और उनका अच्छे से रिवीजन भी कर लिया होगा। तो आज हमारा दोस्तों जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। और उम्मीद करते हैं आज भी अपना जो परफॉर्मेंस है इन 20 क्वेश्चन में अपना ज़रूर दिखाएंगे आप लोग। और आप लोगों ने, हालांकि हमारी कल क्लास नहीं हुई थी, उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास में जैसे नहीं हो पाई थी, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने पिछली क्लासों का रिवीजन भी किया होगा। ठीक है, तो आज हमारी जो क्लास है वो हमारे 6वीं क्लास हो रही है। इससे पहले 5 क्लासें हो चुकी है और इसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है ताकि आपको वीडियो को ढूंढने में कोई समस्या ना हो। तो चलिएगा दोस्तों, सभी लोग क्लास में एक बार जुड़ जाएंगे और अपने सेशन को शेयर कर देंगे अपने हर एक फ्रेंड, हर एक दोस्त के साथ में, ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ सकें। और किसी भी परेशानी या समस्या जो आपको समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ भाई, हर एक बच्चे का कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर देता हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, हमारा आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता होगा। सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी आंसर हो ना कमेंट बॉक्स में बताया करो। और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि भाई देखो, मैथ को यदि सीखना है ना तो कॉपी पेन अपने साथ रख के बैठो, बिना कॉपी पेन के नहीं सीख पाओगे। मैंने आपको पूरी बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा चुका हूँ। और जो भी क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ ना भाई, कुछ क्वेश्चंस बुक से होंगे और कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू क्वेश्चंस होंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 209 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल। यानी कि इनके अंत में हमसे क्या पूछिए, शून्यों की संख्या। यानी कि इनके पीछे 209 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल के अंत में जीरो कितने होंगे। दूसरी बात यह है कि दोस्तों, जब भी आपके सामने क्वेश्चन में बोला जाए कि इतने फैक्टोरियल है और यदि बीच में कोई आपका प्लस या माइनस लगा हो, जैसे कि इसमें लगा है 209 फैक्टोरियल माइनस 119 फैक्टोरियल, तो आपको क्या करना है, इन दोनों का फैक्टोरियल निकालना है। और इनके दोनों फैक्टोरियल में जिसका मान सबसे कम होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी कि उतने ही हमारे इसमें शून्य होंगे। तो भाई इन दोनों का फैक्टोरियल निकालो। तो भाई देखो, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्या है, 209 फैक्टोरियल। तो भाई इसको फैक्टोरियल निकालो। तो 209 का जब फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा। तो देखो, फैक्टोरियल निकालने के लिए हमेशा 5 से भाग देना पड़ता है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ जीरोज पूछे ना कि शून्य की संख्या कितनी होगी, तो 5 से देंगे। क्योंकि 5 में हम जिसमें भी भाग देंगे ना भाई, तो वो कितना हो जाएगा, हमें जीरो मिलेगा। कैसे, जैसे 5 में मैंने भाग दिया तो कितना हो गया, 5 चौको 20। और एक कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5। बाकी का छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 से फिर जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 से फिर जाएगा 5 एकम 5। अब क्या करना है, आपको इन तीनों को जोड़ देना है। 41 8 कितना हो गया, 49 और 1 50। ये टोटल हमारा कितना आ गया, 50। अब आपको निकालना है 119 का। अब देखो, जिसमें फैक्टोरियल्स का जिसका मान सबसे कम होगा वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि जितने मान कम होंगे उतनी ही शून्यों की संख्या होगी। अब यहाँ से निकालो 119 फैक्टोरियल का। किससे करना, अभी 5 से। तो कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10, एक बजेगा 19 हो जाएगा, 5 तियाँ 15। अब फिर 5 से जाएगा 5 चौको 20। तो भाई देखो, ये कितना हो गया, 23 और 4 कितना हो गया, 27। और मैंने आपको क्या बताया था, जिसका मान सबसे कम होगा वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि माइनस लगाना तो सबसे कम किसका है भाई, 27 का कम है। जब 27 कम है तो 27 ही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब भाई आप कहोगे सर 50 है, भैया 50 है तो, लेकिन 50 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा। कभी भी आपको ये आंसर नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a माइनस बी का 40%, a प्लस बी के 20% के बराबर है, तो b a के कितने परसेंट के बराबर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपसे। a माइनस बी का किसका पूछा है, a माइनस बी का 40%। ठीक है, का है तो भाई क्या हो जाएगा, गुणा। भाई इसको ऐसे लिख लो, 40% बराबर किसके है, a प्लस बी के। a प्लस बी के बराबर है कितने, 20% के। किसके बराबर है, 20% के बराबर है। a माइनस बी का 40%, a प्लस बी के 20% के बराबर है। जब बराबर है तो यहाँ से आप इसको काट सकते हो। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40। बात समझ में आ गई। यहाँ पे क्या बचेगा भाई, इसकी गुणा कर देंगे क्योंकि ये गुणा में है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, गुणा में है तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b, 2a माइनस का 2b बराबर। यहाँ पे क्या बचेगा, केवल और केवल a प्लस बी। क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा a प्लस बी। तो
तो यहाँ से आपका ये 2a है और ये a है। जो छोटा वाला मान इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2a में से a चला जाएगा, कितना बचेगा, केवल a बचेगा, एक a बचेगा, बराबर यहाँ पर आपका b है, माइनस का 2b है, यह इधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। तो 1a बराबर 3b। तो यहाँ से हम a अनुपात b का रेशियो निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो a का मान 3 और b का मान 1, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशियो आ जाएगा 3:1 का रेशियो। बात समझ में आ गई, 3:1 का रेशियो आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछा कि b a का कितना परसेंट है, तो आप देखो b, तो b a से a का पूछा है ना, b a का, तो b कितना है भाई, b तो हमारा 1 है, किससे, a से, b a के, a का, जब a का पूछा है ना तो उसको लिख लेंगे भाई नीचे, जो का मतलब है यानी कि इसको लिखेंगे नीचे, b a का, तो b है 1 किसका, a का, तो 1/3 और गुणा कर देंगे 100 का, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100/3, 100/3 परसेंटेज। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें सॉल्व तो करना नहीं है, क्योंकि फाइनली यही आंसर हमारा ऑप्शन में भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों को अपनी ओर से 100% समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे दोस्त उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। तो मुझे एक बार आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि हाँ आपको बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या हम अपनी और भी इस क्लास को और कितना ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए सजेशन भी आप लोग जरूर दिया करो। क्योंकि भाई आप लोग ही, आप मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए तो बना रहा हूँ, तो आप लोग अपना सजेशन हमारे साथ जरूर शेयर किया करें, ताकि हम अपनी इस क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से कर सकें और अपने इस परिवार को आगे तक ले जा सकें। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हुए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। √7 माइनस √5 कॉमा √5 माइनस √3 √9 माइनस √7 कॉमा √11 माइनस √9 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है। अब इस क्वेश्चन को भाई आप लोग सॉल्व करो पहले। अब भाई आप कहोगे सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ये तो कुछ क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा। तो भाई इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूं तो सबसे आसान रहेगा भाई। और ये मैं ट्रिक आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा भाई जिसे आप कभी भूल नहीं पाओगे, और वो बहुत ही शानदार और जानदार ट्रिक होगी। और जब भी इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना भाई, अभी तो मान लो आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी, आपसे छोटी भी संख्या पूछ सकता है ना भाई, तो भी आप बता सकते हो। बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को समझना, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले, सारी देखो संख्या अंडर रूट में दी गई हैं, तो आपको यहाँ पर एक कुछ कंडीशंस होती हैं, वो आपको फॉलो करनी है। वो कंडीशंस क्या क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 7 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का है। 5 3 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 9 7 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। 11 और 9 के बीच का डिफरेंस कितने का है, 2 का। सबका जो डिफरेंस यहाँ है, जो यानी कि जो अंतर है, वो कैसा है, बराबर है, समान है। सब में देखो 2 2 का डिफरेंस है, सब में, ठीक है। एक तो कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन ये है कि इनके बीच में माइनस होना चाहिए, माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, और यहाँ पर भी माइनस। ये दो कंडीशंस अगर इन क्वेश्चनों में ये फॉलो करती हैं, तो हमारी ट्रिक क्या कहती है, तो ट्रिक ये कहती है कि यदि अंतर समान है, अंतर देखो सभी में 2 2 का है और इसमें माइनस है, तो इनके अंकों का योग, जो सबसे छोटा संख्या हमें प्राप्त, जब सबसे छोटी संख्या हमें जो प्राप्त होगी, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। बात समझ में आई। अब जैसे मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आप समझ सकें। अब हमारी जो योग वाली बात जो हमने कही है वो क्या है, यानी कि देखो अंतर तो सबका बराबर था, 2 2 माइनस का चिन्ह है। अब इनका योग क्या है, योग देखो 7 5 कितना हुआ, 12, 5 3 कितना हुआ, 8, 9 7 कितना हो गया हमारा, 16, और 11 9 हो गया हमारा 20। अब इनके योग में जो संख्या सबसे छोटी होगी वो हमारी सबसे बड़ी संख्या मानी जाएगी, और जो हमारी संख्या सबसे बड़ी होगी वो हमारी सबसे छोटी संख्या मानी जाएगी। तो इनके योग में देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, आप कहोगे सर 8 है, यानी कि 8 किसके पास आया, 5 अंडर रूट माइनस √5 माइनस √3 के पास। तो ये जो संख्या हमारी कहलाएगी, ये कैसी संख्या कहलाएगी, ये हमारी बड़ी संख्या कहलाएगी। ये हमारी जो संख्या है ना, बड़ी संख्या कहलाएगी। और जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमारी सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, तो आपको सर ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। तो लेकिन हमसे जो पूछा है हमें उसका ही तो बताना है, हमें बतानी थी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या किसके पास थी, √5 माइनस √3 के पास। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो ट्रिक कैसी लगी भाई।
ये जो ट्रिक जो मैंने आपको बताई है, क्या आपको ये ट्रिक समझ में आ गई? और मैं उम्मीद करता हूँ इस ट्रिक को आप कभी भूलोगे नहीं। बस 2 कंडीशन याद रखो कि अंतर समान होना चाहिए, चिन्ह माइनस हो और सब पर अंडर रूट हो। तो जिनका योग कर दो, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा और जो सबसे बड़ा होगा वो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी। इससे आसान तरीका भाई हो नहीं सकता इस क्वेश्चन को करने का। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा एवरेज चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि 3 अंक वाली संख्याएं 335, 2x5, x35, 63x और 406 का औसत है 411 है, तो x माइनस 1, x माइनस 3, x प्लस 3 और x प्लस 5 का औसत कितना है? तो भाई औसत हमें बताना है। तो औसत किसका बताना है? भाई संख्याएं आपके सामने दी गई, यानी कि हमें सबसे पहले यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो औसत क्या निकालते हैं? औसत का तरीका मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले इनके देखो संख्याएं 3 अंकों वाली हैं। कितनी संख्याएं आपको सर? 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हमारी 5 संख्याएं हमें दी गई हैं, तो इनका क्या निकालेंगे? सबसे पहले इनका आपको निकाल लेना है इसका योग। संख्याएं हमारी कितनी है टोटल? 5। 5 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है? 411 है। औसत आ रहा है 411, तो इनका योग कितना हो जाएगा भाई? तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा? गुणा कर देंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 2055 इनका योग आ गया। अब क्या करना भाई? अब इनको कह रहा है कि इनका औसत बताना है। भाई देखो इनका यहाँ से हमें निकालनी है एक्स की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इनको सबको जोड़ देंगे। किसको? यहाँ पे आपका लिखा है 335, 335, 2x 5, x 3 5, ठीक है। फिर है आपका 6 3x और आपका फिर है आपका 406। इन सबको जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 2055। जब आप इन सभी को जोड़ दोगे ना, तो हमारा जो मान आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 2055 आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो भाई अब देखो कैसे निकालेंगे। भाई इनको सबको जोड़ो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 और 15 6 21 और यहाँ पर है x। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, यहाँ पर मैं x की जगह क्या कौन सा मान रख दूँ जिससे हमें ये 5 मिल जाए? क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो भाई 15, 15 6 21, 21 तो मिल गए हैं। अब 21 में मैं क्या जोड़ दूं जिससे मेरा इकाई अंक 5 आ जाए? तो आपको सर 21 में मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा। तो वो 4 में जो जोड़ूंगा तो वो मुझे x के स्थान पर 4 रखना पड़ेगा। तो 21 4 25 की 5 कैरी करेगा 1। जब आपने x का मान यहाँ रखा 4, तो 4 आपको यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो x का मान आपको 4 यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो जहाँ कहीं पर भी x है ना भाई, वहाँ पर आप उनके मान को 4 रख दो। क्या रख देना है? 4 रख देना है। अब जोड़ दो। अब देखो भाई आपका आंसर यही आएगा 2055, ठीक है। अब यहाँ पर कैरी करेगा 1, जो 4 3 7 3 10 3 13, ये आपका कितना था? 3 और यहाँ पर आपका कितना रखा था? कैरी कितना करेगा? 4 5 5 10 5 15, 15 6 21 और 21 4 25, 25 की 5 कैरी करेगा आपका 2। तो 3 और 2 5 4 9 3 12 3 15 की 5 कैरी करेगा 1, 3 2 5 4 9 6 15 4 19 और 1 20। तो कितना आ गया आपका? 2055 ही आ गया। अब देखो 2055 तो आ गया। अब यानी कि यहाँ से आपको x का मान क्या निकल के आ गया? x का मान आपका निकल के आ गया 4। अब इसका मान आपको इन सभी में रख देना है, इन सभी में। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको रख देनी है। तो x माइनस 1 कर देंगे, यानी 4 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा, कॉमा x 4 में से 3 गया, कितना बचेगा? 1। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 और 4 5 कितना हो जाएगा? 9। ये हमारा आ गया 3 1 7 9 का औसत बताना है। औसत होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो एवरेज कितना आ जाएगा भाई? टोटल संख्या है 4, योग कितना हो जाएगा? 9 1 10 10 20 और इसको काट देंगे 4 पंचे 20। कितनी बार गया? 5 बार। तो हमारा जो औसत आया वो कितना आ गया? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सबसे आसान तरीका था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं को पी क्यू आर में 15 17 और 20 के अनुपात में है विभाजित किया जाता है। यदि सभी संख्याओं का योग 3640 है तो क्यू और पी के बीच का अंतर कितना है तथा आर और क्यू के बीच का अंतर का अनुपात कितना है? भाई देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं भाई। एक तो हो गया थोड़ा सा लॉन्ग मेथड और एक हो गया ट्रिक। तो ट्रिक का भी ट्रिक तो कह नहीं सकते उसको, वो भी एक कॉन्सेप्ट ही है। बस वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमारे दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना शॉर्ट कर सकते हो। भाई काफ़ी लोग इसको कई तरीके से करेंगे। भाई कुछ लोग क्या करेंगे भाई, पी क्यू आर का भाई रेशियो लिख देंगे 15 17 20, ठीक है, और इनका योग कितना है 3640। फिर वो पी क्यू आर के सभी योग को करेंगे भाई, 20 को जोड़ेंगे, 17 को जोड़ेंगे, 15 को जोड़ेंगे और उनका योग जो होगा वो 3640 के बराबर रखेंगे।
फिर वहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे, फिर वहाँ पर क्यू के मान में रखेंगे, फिर पी के मान में रखेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे, फिर पी आर का करेंगे, क्यू का करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। ऐसे तो बहुत समय लग जाएगा। आप ऐसा करो ना, जो इनका अनुपात है ना भाई, डायरेक्टली इनके अनुपात का अंतर लेके कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। कैसे भाई, देखो पी है अनुपात क्यू अनुपात आर, इनके बीच का रेशियो कितना दिया गया है, 15:17:20 ये दिया गया है ना भाई, इन्हीं का आप ले लो ना। अब क्वेश्चन में बोला है कि क्यू और पी के बीच का अंतर, तो आप देखो क्यू और पी के बीच का अंतर कितने का है भाई। अंतर किसके पूछा है, क्यू और पी का पूछा है, तो अंतर का चिन्ह क्या होता है, ये होता है सर्वांग सम, इसको बोलते हैं। तो क्यू और पी के बीच का डिफरेंस कितना है, आपको सर 15:2:17 भाई, 2 का डिफरेंस है, अनुपात लगा दो। अब हमसे पूछा है आर और क्यू का, तो आर और क्यू के बीच का डिफरेंस कितने का भाई, 17:3:20, यानी कि आर और किसका डिफरेंस पूछा है, आर का और क्यू का है ना, आर का और क्यू का डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 3 का आ जाएगा। तो बस आ गया अंतर, कितना आ गया, 2:3, और यही तो हमको चाहिए था। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ, एक लाइन के क्वेश्चन को हम क्यों लॉन्ग करें, हमारा समय भी बच जाएगा और 2 मिनट में आंसर भी आ जाएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, चलिएगा आगे चलता हूँ अगले क्वेश्चन पर। और जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना भाई, कभी भी मान मत रखो। अब आपको उससे 3640 का क्या काम था, लेकिन मैंने उसका यूज ही नहीं किया, कोई मतलब नहीं है 3640 का। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दी वैल्यू आपको दी गई, इसका मान आपको बताना है। अगला क्वेश्चन भाई आपके सामने दिया गया, भाई सॉल्व करो इसको। भाई देखो इसको सॉल्व करेंगे, 5 से 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 5 से 1/4 को लिखता हूँ 4 5 20 1 21/4, इसको मैंने क्या लिख दिया भाई, 21/4। इसको देखो थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, ठीक है, 21/4 ये हो गया। अब देखो इसको तो भाई छोड़ दो, अब यहाँ पर प्लस है ना भाई। इसके बाद देखो यहाँ पर 1/4 प्लस भाग 1/4 ऑफ का सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है, यहाँ तक 1/8 तक। सबसे पहले बस इतने इतने को हमें सॉल्व करना है, जितने पर मैंने सर्किल किया इतने पर आपको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाई 1/4 है, तो ये हो जाएगा आपस में गुणा हो जाएगा ऑफ का मतलब। तो 8 चौको 32, 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 1/4 भाग 1/32 हो जाएगा भाई। ठीक है, इसको चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप इसको समझ सके। 21/4 इसको मैं तो डायरेक्ट मान लो अलग भी लिख लूँगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से 1/4 का होता है, यहाँ पर लिख लो। तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई इसको जब सॉल्व करें तो 1/4 और भाग है तो भाग, और ये हो जाएगा 1/32, 1/32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/32। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाग में है ना, तो भाई 1/4 1/32 हो जाएगा, तो 32 नीचे भाग में ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 32/1, यही तो हो जाएगा 32/1। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। तो यानी कि यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल गया 8। यानी कि इस ब्रैकेट में हमने जब सॉल्व किया तो यहाँ से मुझे कितना मिल गया 8, और यहाँ से मुझे कितना मिला था 4 5 20 21/4। तो ये मिल गया हमारे 21/4 और प्लस में कितना मिल गया 8। इतनी बात याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर कितना माइनस का 9/4, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का 9/4, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चलो चाहो तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, ये ब्रैकेट को। तो ये कितना है, 5 दूनी 10 3 13/5, 13/5 माइनस का 3 दूनी 6 7/3। इसको सॉल्व करेंगे भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 5 3 कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा, और 5 3 15, 13 3 39, माइनस 3 5 15, 7 5 35। तो 39 में से 35 चला जाएगा, कितना बचेगा 4, और बटे में कितना आ जाएगा 15। इसका मान कितना आ गया भाई 4/15। इस ब्रैकेट को मैंने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया, कितना आ गया 4/15। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से लेकर इतने वाले को, ठीक है। तो 3 एकम 3 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 डिवाइड 4 एकम 4 1 5/4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5/4। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, ऑफ है तो ऑफ, या इसका मान कितना आ जाता है इस ब्रैकेट का 4/15। तो ऑफ को चाहो तो यहाँ पर ऑफ लिख लेंगे, और बटे में कितना आ जाएगा 4/15 इसका मान। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये देखो 4 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 3 15। तो यहाँ पर ये भाग में इधर चला जाएगा, गुणा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3, गुणे में कितना हो जाएगा 3/1, 3 से 3 खत्म, यहाँ से हमें क्या मिल गया 4। यहाँ से हमें कितना मिल गया आपको सर, यहाँ से हमको मिल गया 4। हमें यहाँ से कितना मिला था आपको सर, ये हमें मिल गया था 21/4, प्लस का कितना मिल गया था, इसका मान आ गया था हमारा 8, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ये अभी हमारा ये भी रह गया 9/4, तो माइनस का 9/4
फिर प्लस है तो प्लस, और इसका मान टोटल कितना आया 4 आ गया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। नीचे देखो समान है, हर कैसे हैं समान है। जब हर समान है तो भाई यहाँ पर क्या करेंगे भाई 21 और 9, 21 में से 9 हटा देंगे तो कितना बचेगा 12, और यहाँ पे 8 है, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो भाई इसको माइनस कर देंगे, ये कितना बचेगा हमारा 8, 21 में से 9 जाएगा आपका बचेगा 12, और यहाँ पे बचेगा आप। अब देखो 21 से 20 बराबर है तो ये माइनस है ना, माइनस में माइनस का 9, ये प्लस का 21, तो 21 में से 9 माइनस कर दो। तो 21 में से 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 12, सॉरी 21 में से 9 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा 12, 12 बचेगा क्या, 21 माइनस का 9, 12 बचेगा। ठीक है सही है, 21 में से 9 गया आपका 12, 21 में से 9 जाएगा 12, और 12 में बटे में कितना है आपका 4, तो 12/4 कितना हो जाएगा, आपको चाहो तो ऐसे ही लिख लो यहाँ पर 12/4, और ये कितना है आपका 8, और 8 माइनस कर दे चला प्लस 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 12, 4 से काट देंगे 4 3 12, और 12 3 कितना हो जाएगा 15, और ये 15 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15। क्लियर। चलिएगा भाई, थोड़ा सा बार छोटा सा पॉइंटों को मैंने तोड़ के सॉल्व किया ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुज ने 30,000 रुपये की दर से निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद अजय 45,000 रुपये की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। अगले 3 महीने के बाद अंकित 60,000 रुपये की पूंजी के साथ उसके साथ जुड़ गया। तो वर्ष के लास्ट में लाभ 18,000 रुपये, तो अनुज का हिस्सा कितना है। भाई देखो यहाँ पर देखो किसने कितना निवेश किया। सबसे पहले ये देखो अनुज ने कितना किया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनुज, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनुज। ठीक है, अनुज ने कितना रुपया निवेश किया, तो अनुज ने किया भाई 30,000 रुपये। ठीक है, अनुज ने कितना किया 30,000। अनुपात बना लेंगे। अनुज के बाद कौन है भाई अजय। अजय ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया भाई, पूंजी अपनी लगाई, तो अजय ने लगाया अपना 45,000 रुपये। भाई 3 लोग हैं ना भाई, अजय ने कितना लगा दिया 45,000। और इसके बाद अंकित की बात करते हैं, तो अंकित ने भैया इस पूंजी में कितना रुपया लगाया, तो अंकित ने लगाया भाई 60,000 रुपये। अंकित ने कितना लगाया 60,000 रुपये। भाई इनको बना लो रेशियो, इनके बना लेंगे रेशियो, जो कटेगा उसको काट देंगे। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, ये आपके कट जाएंगे। 15 दूनी 30 अनुपात 15 तियाँ 45 अनुपात, और 15 चौको 60। तो ये जो हमारा आ गया, ये क्या आ गया हमारा पूंजी का रेशियो। ये हमने क्या निकाला, अपनी पूंजी का रेशियो यहाँ से निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें चाहिए समय का रेशियो, यानी कितने समय के लिए। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, समय का रेशियो निकालेंगे। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनो। अनुज ने क्या किया कि 30,000 रुपये की दर से निवेश किया, और पूछा क्या हमसे वर्ष के अंत में लाभ इतना हुआ है। तो यानी कि अनुज तो पूरे 12 महीने रहा है, तो अनुज ने कितने समय तक रहा है, तो अनुज पूरे का पूरा 12 महीनों तक रहा है। और इसके बाद कह रहा है कि 6 महीने बाद अजय बिजनेस में शामिल हो गया। तो बिजनेस तो भाई 6 महीने बाद आया है ना, तो भाई उसने 6 महीने बाद आया, तो उसने 6 महीने तक उसका पैसा लगा होगा। तो टोटल 12 महीने होते, तो 6 महीना लेट आया, तो भाई उसका पैसा कितने समय के लिए लगा होगा, 6 महीने के लिए। तो यहाँ पर लिख देंगे 6 माह के लिए। अब आगे बोला है कि अंकित जो है ना, अंकित वो अगले 3 महीने बाद किससे, अजय से। तो अजय तो 6 महीने आया था, अगले 3 महीने बाद आया, यानी कि टोटल समय था 12 महीने, यानी कि वो 9 महीने तो आया ही नहीं है, तो 3 महीने बाद आया है। तो भाई कितने महीने बाद आया, 3 महीने बाद। बस अब यहाँ से हम इसके लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। लाभ का रेशियो कैसे निकालेंगे, इनकी गुणा करा के। तो ये कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 6 तियाँ 18, और ये हो जाएगा हमारा 4 तियाँ 12। ये आ गया हमारा लाभ का रेशियो। तो भाई ये कट जाएगा, तो जब कट जाएगा इसको काट देंगे, तो किससे कटेगा भाई, अच्छा इसकी गुणा कर देंगे, तो ये 4 तियाँ 12 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 4 तियाँ 12। भाई इसको काट देंगे, कट जाएगा ये 4 तियाँ 12, सॉरी 4 से नहीं काटो, इसको काट देंगे 6 से, 6 दूनी 12 6 तियाँ 18 और 6 चौको 24। तो हमारा नया रेशियो आ गया 4:3:2 के रेशियो में। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि वर्ष के अंत में जो लाभ मिलता है ना भाई, वो 18,000 का लाभ मिल रहा है वर्ष के अंत में। ठीक है, अगले 3 महीने बाद अंकित जो जुड़ा है 60,000 रुपये पूंजी के साथ जुड़ गया, तो वर्ष के अंत में लाभ 18,000 रुपये का हुआ है। आप बताओ वर्ष के अंत में लाभ कितने का हुआ है, जोड़ देंगे 4 3 7 2 9, कुल लाभ कितने का हुआ 9 का। आप कह रहे हो 9 का लाभ हुआ, वो कह रहे नहीं, लाभ हुआ ना वो 18,000 का लाभ हुआ है। तो ये कितना गुना है इसका, तो आपको सर ये तो इसका 2000 गुना है। कितना गुना है, ये इसका 2000 गुना है। तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा, 9 एकम 9 9 दूनी 18, यानी ये इसका कितना 1000 गुना है,
2000 गुना है। तो हमसे किसका पूछा था? अनुज का हिस्सा। तो अनुज का हिस्सा तो 4 है ना, तो बस 4 का हम क्या कर देंगे? 2000 गुना कर देंगे। तो आपका उत्तर इसमें गुणा लगा देंगे हम 2000 की। 4 दूनी कितना हो जाएगा? आपका उत्तर 8000 हो जाएगा। यानी कि अनुज का हिस्सा कितना भाई? 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ऐसे यदि आपसे अजय का हिस्सा पूछता तो भाई 4 इस 3 था इसका, तो 3 दूनी 6000 अजय का आ जाता। अंकित का पूछता तो 2 दूनी 4, 4000 अंकित का हिस्सा आ जाता। क्लियर? चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन है कि 2 कर्मचारियों की आय का रेशियो 7:4 है और इनकी व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक की जो प्रतिमाह जो बचत है वो 4800 रुपये, यानी कि प्रत्येक 48 रुपये बचाते हैं, तो उनकी मासिक आय का योग कितने रुपए है? बस सबसे आसान तरीका क्रॉस मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। भाई देखो इनकी आय का अनुपात कितना? भाई आय का अनुपात जो है ना भाई, वो इनका कितना है भाई? 7:4 है। खर्च का अनुपात कितना भाई? 3:1 है। ये तो हो गई हमारी आय यानी कि इनकम, ये होगी हमारे आय का रेशियो, और ये हो गया हमारा खर्च का रेशियो। और आगे इन्होंने एक बात बोली है कि ये प्रत्येक माह बचत कितनी कर रहे हैं? सेविंग। ये भी हमारा 4800 रुपये बचा रहा है और ये भी 4800 रुपये बचा रहा है, ये वाला भी 4800 रुपये बचा रहा है। भाई लगा दो क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड लगा देंगे, सबसे आसान तरीका हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 7 एकम 7 और 3 चौको 12। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 7 5 12, 5 का डिफरेंस है इनके बीच का। इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे, इसकी गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 गुणे 4800, और ये आपकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 4800। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 गुणे 4800। भाई इनके बीच का डिफरेंस कितना? भी 3 और 1 के बीच का डिफरेंस आ जाएगा 2 गुणे 4800। तो ये कितना हो जाएगा? 48 दूनी 9600, यानी कि जो 9600 का मान है किसके बराबर है? 5 के। तो ये 5 के मान के कैसे बराबर है? जब 5 का मान 9600 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? 1 का मान हो जाएगा बटे 5। 5 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 5 एकम 5 और 4 बचेगा, 5 निम 45, 2 बचेगा, 5 दूनी 10, यानी कि 1920। ये 1920 किसका मान आया? 1 का। जब 1 का मान 1920 है तो हमसे क्या पूछा? इनकी आय का योग। तो इनकी आय का योग कितना है भाई? 7 ये है, 4 ये, तो टोटल योग कितना है? 11। जब 1 का मान 1920 तो 11 गुणे 1920 कर देंगे, जो भी फाइनल होगा वो आंसर आ जाएगा। गुणा कर देंगे भाई, ये टोटल कितना हो जाएगा? तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 11 0 0, 11 दूनी 22 की 2, कैरी करेगा 2, 11 99, 99 2 कितना हो जाएगा? 101, 101 की 1, कैरी करेगा 10, 11 कम 11 10, कितना हो जाएगा? 21। तो ये आ गया हमारा 21,120। 21,120 यही आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए के पास है। तो यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई, और इसको क्रॉस मेथड से करना सबसे आसान तरीका रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्षों में 5% साधारण ब्याज की दर से 840 रुपये की वार्षिक किस्तें कितनी धनराशि ऋण चुका देंगी? भाई देखो हमें नहीं पता भाई हमारी जो किस्त है वो कितने रुपए की। भाई यहाँ पे देखो 3 वर्ष में चुकाने को कह रहा है 5% की दर से। तो भाई मान ली कि हमारी हमारी होगी पहली इंस्टॉलमेंट हो गई, ये हमारी सेकेंड किस्त हो गई, और ये हमारी तीसरी किस्त हो गई। और हमारी जो तीनों किस्तें हैं ना भाई, वो 100 रुपये की हैं। ये भी हमारी 100 मान लो, इसको भी 100 मान लो, इसको भी 100 मान लो। मैथ है भाई, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई तीसरी साल क्या कह रहा है कि पहली साल जो है ना वो 5% वार्षिक साढ़े ब्याज की दर से 840 रुपये जमा कर रहा है, ठीक है। तो देखो तीसरी साल तो वो 100 रुपये जमा कर ही रहा है, 3 साल ही तक तो करना है। दूसरी साल, तो दूसरी साल में ब्याज कितना मिलेगा? 2 साल का ब्याज। तो 2 साल का ब्याज भाई 5% की दर से कितना हो जाएगा भाई? इसका 5% जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5% की दर से निकालेंगे 5/100, तो 100 से 100 कट के इसमें जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 105। कितना हो जाएगा भाई? आपको सर ये हमारा हो जाएगा 105। और दूसरा, अब दूसरी साल इस पर हो जाएगा 5% की दर से, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 गुणे 5, यानी दूसरी साल, तो ये कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10% के हिसाब से। तो 10% के हिसाब से इसका निकालेंगे। आप देखो ऐसे कम समझ में आ रहा होगा भाई, ऐसे समझो, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ऐसे आपको कम समझ में आ रहा होगा। भाई देखो मैंने तीनों की किस्त मान ली 100 रुपये। अब देखो जब ये दूसरी किस्त को जमा करेगा ना तो वो 5% की दर से ब्याज देगा। तो 5% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा? तो भाई 5% की, यानी कि ज़्यादा उसको ब्याज देना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा भाई? 5% साधारण ब्याज दे रहा है ना, अभी 100 पर 5% का ब्याज कितना हो गया? 105 हो गया।
यदि वो इस तीसरी किस्त को 2 साल बाद जमा, इस पहली किस्त को यदि वो 2 साल बाद जमा करेगा तो कितना देना पड़ेगा? तो भाई 2 साल के लिए तीसरा और दूसरा, तो 2 साल तो ये हो गए, और दर कितनी है? 5% दर से। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा 10% की दर से। तो ये 10% की दर से कितना हो जाएगा हमारा? 10% की दर से कितना हो जाएगा? तो 10% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। तो 100 ये 10 ये, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 110। अब भाई तीनों इंस्टॉलमेंट को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 100, 200, 315। ये कितना हो जाएगा हमारा दोस्तों टोटल? तो ये जो है हमारा, ये हो जाएगा 315। और ये जो 315 है ना, ये हमारा क्या हो गया? ऋण हो गया ये। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऋण है, जिसको बोलते हैं कर्जा। ठीक है, तो 315 मैंने ऋण लिया। वो कह रहा है कि ब्याज की दर से 840 रुपए की वार्षिक किस्तें, 840 रुपए की। तो वार्षिक किस्त मैंने कितनी मानी थी? 100 रुपये मानी थी ना, यानी 100 का मान हमें कितना दिया गया है? 840 दिया गया है। तो आप इसका एक का वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये हो जाएगा 840 और बटे में कितना आ जाएगा आपका? 100। ठीक है, और ऋण कितना लिया था? 315। गुणा कर देंगे भाई 315 से, जीरो से जीरो खत्म, 5 दूनी 10, 5 छिक्का 30, 5 तिया 15, 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 गुणा 63। तो 3 दूनी 6, इकाई अंक देख लो 6 किसके पास है? एक ही ऑप्शन है, तो 2646 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। इकाई अंक वाला एक ही ऑप्शन था, 6 जिसमें था, बस यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, यानी कि वो 2 सेकंड उसको शुरुआत में दे रहा है उसको, लेकिन दोनों एक ही समय में वो दौड़ पूरी करते हैं। और यदि क्यू की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड तो पी द्वारा दौड़ पूरी करने में कितना समय लिया गया होगा? तो देखो क्यू की पहले यहाँ से निकालो, क्यू ने समय कितना लिया, क्यू का समय निकालो सबसे पहले यहाँ से। तो यदि मैं क्यू के समय निकालने की बात करूँगा तो यहाँ से निकालेंगे क्यू का समय, यानी कि क्यू का टाइम। तो क्यू का समय कितना लगा भाई? दूरी तो बराबर है, दूरी हमारी कितनी है भाई? 400 मीटर, और क्यू को समय कितना लग रहा है? 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो क्यू की चाल कितनी है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो क्यू की चाल कितनी है? 2, तो उसका समय कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, यानी कि 200 सेकंड। यानी कि कितना समय लग रहा है? तो इसको तो लग रहा है 200 सेकंड का इसको यहाँ पर समय लग रहा है। अब आगे बात पर करेंगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पहले बोला था कि पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड की शुरुआत देता है, तो क्यू ने कितना समय लिया? तो क्यू ने यानी कि 200 सेकंड में उसने दौड़ पूरी कर ली, 200 सेकंड में। तो भाई पी ने फिर कितना समय लिया होगा? तो पी ने कितना समय लिया होगा? तो भाई पी का तो आप निकाल सकते हो भाई, इसने तो 2 सेकंड की शुरुआत दे दी थी, आगे दे दिया था, तो भाई पी के तो कम लगा होगा भाई, पी को तो कम लगा होगा ना समय। 2 सेकंड की पी क्यू को 400 मीटर की दौड़ में 2 सेकंड शुरुआत देता है। शुरुआत का मतलब वो उससे 2 सेकंड पी जो है ना वो क्यू से आगे हो जाता है। तो पी का मतलब है कि पी तो आगे होगा, तो यानी कि जो सबसे आगे होगा वो दौड़ सबसे कम समय में पूरी कर लेगा, और जो सबसे पीछे होगा वो सबसे ज़्यादा समय लेगा दौड़ पूरी करने में। सीधी सी बात है भाई, आप भी लोग रनिंग करते हो, तो जो सबसे आगे होगा वही तो सबसे कम समय लेता है। तो सबसे आगे देखो कौन है? तो भाई पी है, क्योंकि पी ने क्यू को 2 सेकंड दौड़ में 2 सेकंड का समय जो है ना उसको पीछे कर दिया, तो उसमें लिखा है कि शुरुआत देता है, उसको पीछे कर देता है। तो बस जब इस क्यू को 200 सेकंड समय लगा है तो इसको 2 सेकंड इसको पीछे भी तो है क्यू, तो भाई इससे 200 सेकंड, 200 में से 2 सेकंड वो पीछे है, तो बस इस 200 में से 2 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 198 सेकंड। तो बस, तो पी द्वारा पूरी दौड़ करने में से कितना समय लगा? पी को 198 सेकंड का समय लगा है। ऑप्शन नंबर ए के पास है, यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपये प्रत्येक में खरीदे, यानी प्रत्येक को 1500 रुपये में खरीदे। भाई देखो, एक मैं आपको बात बता दूं, जब क्रय मूल्य बराबर हो, कैसे कि इसने 2 हैंडबैग खरीदे हैं, पहला भी 1500 रुपये का, दूसरा भी 1500 रुपये, यानी कि दोनों को 1500 रुपये में खरीदा है। जब क्रय मूल्य बराबर हो तो भैया इसको क्या मानेंगे? तो इसका भाई क्रय मूल्य, जब 2 बैग खरीदे हैं ना, तो भाई इनके क्रय मूल्य को आप क्या मानेंगे? 100 मान लेंगे, यानी कि इसका जो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होगा भाई, पहले का भी मूल्य मैंने 100 मान लिया, दूसरे वाले का भी 100 मान लिया। बात समझ में आ गई? क्योंकि इसने 2 हैंड बैग खरीदे हैं ना, तो दोनों का क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया। आगे क्वेश्चन बोला कि एक बैग पर 8% का लाभ। भाई इस वाले बैग पर ना इसने 8% का प्रॉफिट कमा लिया, और दूसरे वाले पर इसको 4% का लॉस, यानी कि दूसरे वाले पर इसने 4% का लॉस ले लिया। तो कह रहा है कि इन पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिएगा।
तो भैया पहले बार पे क्या हुआ 8% का लाभ और इस पर क्या हो गया हानि। तो हानि के लिए भी इस पर माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हानि हुई है तो यानी कि इसको माइनस कह सकते हैं ना कि -4% की हानि हो गई है। तो ओवरऑल देखो जाए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो भाई इनके बीच का अंतर कितना, भाई ये 8 ये -4, तो इनके बीच देखा जाएगा अंतर तो कितने का भी, आपको सर 4 का। यानी कि ये क्या होगा भाई, आपको सर 4 का। इनके बीच का अंतर कितना का है 4 का। और ये जो हानि हुई है ना भाई, हानि ये किस पर हुई है, क्रय मूल्य पर। हानि हो या लाभ क्रय मूल्य पर होता है। अब क्रय मूल्य था कितना हमारा 100, अब क्रय मूल्य इसका 100 नहीं मानेंगे, क्रय मूल्य इसका 100 नहीं मानेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा 100 तो ये है ही, 100 ये तो भाई 2 हैंडलूम खरीदे तो 100 ये 100 ये कितना हो गया 200। तो ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा 4/200 और परसेंटेज के लिए गुणा कर देंगे 100 से। 4/200 और परसेंट निकालने के लिए गुणा कर देंगे 100 से, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा लाभ या हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल आउट, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी कितना आ जाएगा 2%। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 2% वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी के पास, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। अंकित मूल्य यानी कि हमारा प्रिंट प्राइस भी बोलते हैं इसको और एमपी मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं, जो लागत मूल्य से 20% ज़्यादा है। यदि हम कुर्सी को अंकित मूल्य पर 10% यानी उसका जो मार्क प्राइस है उस पर मैं 10% के यदि मैं छूट पर बेचता हूँ तो मेरा लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। भाई देखो हमें नहीं पता इसका अंकित मूल्य कितना है। भाई अंकित मूल्य आपको दिया गया 2400 रुपये, ठीक है। अंकित मूल्य इन्होंने दिया रखे 2400 रुपये, कोई दिक्कत नहीं, इसको भाई साइड में रखो 2400 रुपये को। अब ये एक बात बोलिए कि जो लागत मूल्य क्या होता है, जिसमें हमने वस्तु को खरीदा होता है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो हमारा क्रय मूल्य से 20% अधिक है क्या इसका अंकित मूल्य। अब भाई इस माना कि मेरा जो क्रय मूल्य है ना यानी कि सीपी, यदि मेरा क्रय मूल्य 100 है यानी कि मेरे लागत मूल्य 100 रुपये है, तो उससे 20% ज़्यादा अंकित मूल्य है। तो जो शब्द हमेशा किसके लिए आता है, दूसरे वाले के लिए। तो दूसरा वर्ड क्या है हमारा, अंकित मूल्य। जो अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा है क्रय मूल्य। यदि क्रय मूल्य 100 होगा तो हमारा एमपी यानी कि अंकित मूल्य कितना होगा, 20% ज़्यादा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120। इतनी बात समझ में आई या नहीं, पहले तो ये बताओ। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, तो आप कहो सर ये तो इससे 20% अधिक है। तो वही तो क्वेश्चन में बोला है कि 20% अधिक है। अब आगे बढ़ो, आगे बोला है कि यदि कुर्सी अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दे। अंकित मूल्य कितना है मेरे भाई 120, अंकित मूल्य कुर्सी का 120 है। अब इस पर क्या कर रहा है कि 10% की छूट दे रहा है। भाई यदि ये 10% की इस पर जैसे मान लो सपोज छूट दे देगा, तो अंकित मूल्य 120 का 10% का कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, जीरो से जीरो कट जाएगा। तो यानी कि इसका कितना आ जाएगा भाई 10% 120 का, तो ये आ जाएगा 12। यानी कि उस पर तो छूट दे रहा है 12 की। यदि वो 12 की छूट दे रहा है 120 में, तो वो बेच कितने में रहा होगा, तो आपको सर वो बेच रहा होगा 108 में। और ये 108 क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। यानी कि 108 में बेच रहा है 12 रुपये की छूट देकर। 120 इसके अंकित मूल्य, इस पर 12% छूट दे दिया तो कितना होगा 108। भाई अंकित मूल्य तो पर क्या कह रहा है कि 108 बेच रहा है। अब आप एक बात बताओ, हमारा क्रय मूल्य कितना था भाई, क्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य था 100। भाई कोई चीज़ आपने 100 में खरीदी 108 में बेच दी, बोलो लाभ होगा या हानि। आप कहोगे सर 8 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने का लाभ होगा, आपको सर 8 का लाभ होगा। कितना ज़्यादा भाई, 100 में खरीदी 108 में बेच रहे हो, लाभ होगा या हानि, आप कहोगे सर लाभ। लाभ कितने का होगा, लाभ होगा 8 का। किस पर, लाभ हो या हानि प्रतिशत हो, तो हमें तो भैया प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बताना था। तो भाई हमेशा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना था हमारा 100 और गुणा हमें आ जाएगा 100, 100 से 100 खत्म, कितना बचेगा केवल और केवल 8% ही बचेगा, जो कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप कि समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन का है। 2 पात्रों में दूध और पानी। भैया एक तरफ लिख लो दूध और दूसरी तरफ लिख लेंगे पानी, ठीक है। कह रहा है कि इनके मिश्रण का जो रेशियो वो 3:2 है। यानी कि दूध का अनुपात कितना है 3:2 और पानी का कितना है 6:5। भाई इसको बटे में लिख सकता हूँ, यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना 3 और बटे में कितना आ जाएगा आपका 3/2।
आप पहले क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ो। क्वेश्चन में बोला क्या गया, 3:2 और 6:5 के अनुपात में भरे हैं, इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि अंतिम मिश्रण हमारा दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए। भाई देखो, कह रहा है कि दूध और पानी का मिश्रण है, मिश्रण बोला है ना, मिश्रण शब्द 3:2 है, यानी कि जो हमारा टोटल मिश्रण है वो कितना है, 3 और 2 के रेशियो में। तो जिसमें 3 हमारा क्या है, दूध है, और पानी कितना है, 5। तो टोटल मिश्रण कितने का हो गया, 5 लीटर का। 3 2 5, तो यानी कि 5 लीटर, 5 लीटर मिश्रण में दूध हमारा कितना है, 5, यानी कि 3/5। 3 दूध है, 5 हमारा मिश्रण है। वैसे ही हमारा 6:5 के रूप में पानी के मिश्रण का रेशियो बताया है। तो पानी का कितना दिया जाएगा भाई आपको, सर 6:5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6/11 हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितने का है, 11 का। तो दोनों को जोड़ देंगे। अब कह रहा है कि इनको जब मिलाया जाता है तो हमारा जो नया रेशियो बनता है वो हो जाता है 4:3, यानी कि टोटल मिश्रण हमारा 7 और साथ में क्या हो जाता है, दूध हमारा 4। तो ये हो जाता है हमारा 4/7। ठीक है, ये पानी नहीं है, यहाँ पर भाई इस पानी को हटा दो। मैं आपको दूध वाले से तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, आप चाहो तो उसको पानी से भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब एलिगेशन मेथड आपको लगा देना भाई। एलिगेशन मेथड लगा दो, आंसर आ जाएगा। एलिगेशन कैसे लगाएंगे भाई, देखो इसके बटे में कितना है आपका, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे आपका कितना है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7। भाई 7 5 11 का एलसीएम ले लो भाई। तो भाई इनका और इनके, इन तीनों का ले लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा इनका कितना, 5 7 11। 5 7 11 इनका देखो एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बस जो एलसीएम होगा इनकी गुणा कर देंगे। तो भाई इसकी गुणा कहाँ पर कर देनी है, ऊपर कर देनी है। तो इसकी गुणा कर देंगे 5 × 7 × 11। यही गुणा आपको यहाँ कर देनी है, 5 × 7 × 11। और इसकी गुणा आपको यहाँ पर भी कर देनी है, 5 × 7 × 11। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो यहाँ से 5 से 5 खत्म, 7 पना 35, 35 11 कितना हो जाएगा, 35 और 11, सॉरी 7 या 21 हो जाएगा ना। तो 21 और 11, तो ये हो जाएगा आपका 231। इसकी गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 231। 11 से 11 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 पना 35, 35 छिक्का होता है 210। इसका मान कितना आ गया, 210। इसको करेंगे 7 से 7 कैंसिल आउट, 5 चौको 20, 11 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 220। बस एलिगेशन लगा देंगे, इसको यहाँ से घटा दो, इसको यहाँ से घटा देंगे, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। तो 210 में से 220 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा। अनुपात 231 में से 20 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 11। तो कितना आ गया, 10:11। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 10:11। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं के लासा और मासा क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भाई देखो, इसको करने के अपना जो सबसे बेस्ट तरीका है भाई, दो तरीके हैं। ऑप्शन वाला देखो तरीका सबसे आसान है भाई। आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था क्या, एक तो होता है हमारा एलसीएम, एचसीएफ का फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है हमारा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये तो भाई आपको भाई इंपॉर्टेंट भी बताया था, ऐसा क्वेश्चन आपको इस बार भी एसएससी जीडी में देखने को मिलेगा। तो देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो हमें पहली और दूसरी संख्या पता ही, तो संख्या ही तो पता करनी है। तो भैया हमें ना तो पहली संख्या पता है और ना इसकी दूसरी संख्या पता है। एलसीएम कितना दिया गया, 90, और गुणा कितना दिया गया आपका 15। एचसीएफ कितना दिया गया, 15। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 90 × 15 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 15 × 135, यानी कि कितना आ जाएगा, 1350। ये 1350 क्या आ गया दोस्तों हमारा निकल के, 1350, ये हमारा निकल के आ गया इसका योग। अब आगे देखो, कह रहा है कि यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 75 है। भाई इन दोनों संख्याओं का योग कितना बोल रहा है, इन दोनों, भाई ये दोनों संख्याओं का योग हमसे बोला कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका जो टोटल योग भैया 75 आना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोला है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो भैया योग 75 कैसे आएगा, योग 75 हमारा कैसे आएगा ये आपको बताना है। तो भाई योग जब 75 आने के लिए बोल रहा है तो 75 जो योग है वो तो 75 से कम आना चाहिए। 75 से तो कम होगा तो 90 तो होगा नहीं, और ना ही हमारा 75 होगा, या तो 45 होगा या तो 60 होगा। तो भाई अब इनको एक एक ऑप्शन से इसको कर लेंगे। अब इनको ऑप्शन से उठा लो भाई, ठीक है। अब आपको ऐसी संख्या रखनी है जिसमें से
उन संख्या का गुणनफल भी हमारा कितना होना चाहिए 1350, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल हमारा 1350 होना चाहिए और योग 75 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन यदि मान लेते हैं कि हमारी जो पहली संख्या है वो आपकी है, मान लिया जैसे आपका 45 है, ठीक है, 45 को रख लो भाई, चाहो तो 45 को रख लेंगे क्योंकि हमारा आंसर जो 45 ही आएगा। कैसे आएगा भाई, देखो जैसे हमारी पहली संख्या यहाँ पर जैसे मान लिया हमारी, जैसे दूसरी संख्या यहाँ से रखी थी 90 गुणे 15, 90 गुणा 15 ही तो रखा था। अब यहाँ से ऑप्शन रख लो, जैसे मैंने ऑप्शन नंबर ले लिया डी, तो डी को वजह से मैंने रख लिया कि हमारी एक संख्या 60 है। जब एक संख्या 60 है तो दूसरी संख्या सीधी सी बात है, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 75 कर देंगे तो कितना बचेगा 15, 60 माइनस 60 प्लस का 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो क्या इनका गुणनफल 1350 होगा, तो 15 छक्का 90, इसका गुणनफल आ गया 900, तो ये तो 60 होगा नहीं। जब ये 60 नहीं होगा तो क्या होगा 45 ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप इसको 45 को रख के भी देख सकते हो ऑप्शन में, तो 45 को रख के देखते हो ऑप्शन में कैसे हो जाएगा। तो जब आप 45 को ऑप्शन में रखोगे कैसे, जैसे मैंने पहली संख्या ले ली 45, यदि पहली संख्या 45 तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, तो 45 में मैं कितना जोड़ दूँ 75 हो जाए, तो आपको सिर्फ 45 में आपको 30 जोड़ दो, इसका योग 75 हो जाएगा। 45 में मैं कितना जोड़ दूँ 30 ही तो जोड़ना पड़ेगा, और 45 और इनका गुणनफल भी निकाल सकते हो आप। इनका गुणनफल कितना आना चाहिए, इनका जो गुणनफल है ना वो 1350 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15 की 5 कैरी करेगा 3 × 4 = 12 13, तो देखो इनका गुणनफल कितना आ गया, गुणनफल भी 1350 आ गया। तो यानी कि 45 आया, तो 45 30 75, योग भी हमारा 75 आ रहा है और गुणनफल भी 1350 आ रहा है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 रुपये को जब प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 8 साल के लिए निवेशित किया जाता है तो 8 साल बाद यह 3725 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या। हमसे क्या पूछिए, दर पूछिए। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कोई चीज़ आए कि वो इतने साल के बाद इतनी हो जाती है, जब ये हो जाती है वर्ड है ना, इसको जब भी आपको लिखा मिल जाए तो समझ जाना चाहिए कि ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। तो देखो हमने भाई मूलधन हमारा कितना है, तो मूलधन आपको दिया गया, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना दिया गया आपको 2500 दिया गया है। मूलधन कितना भाई हमारा 2500 है, और वो इतने रुपए हो जाती है, 8 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो 8 साल बाद वो कितना हो जाती है, यानी कि हमारा मिश्रधन यानी कि अमाउंट है वो कितना हो जाता है, यानी कि 3725 रुपये हो जाती है। भैया आपने 2500 रुपये पूंजी निवेश की 8 साल के लिए, 8 साल के लिए आपने 2500 रुपये लगाए, और उन पर जो मिश्रधन है, मिश्रधन क्या होता है हमारा, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज ही तो मिश्रधन होता है, तो उस पर हमें ब्याज जो मिला है ना वो 3725 हमारा टोटल मिश्रधन हो गया। तो आपको यहाँ से ब्याज कितना मिला, यानी कि एसआई हमारा कितना मिला है, तो भाई इससे घटा देंगे तो आपको सर ये हमें मिला है 1225। 1225 क्या है, ये हमारा ब्याज है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला सभी लोग जानते हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हमें तो दर ज्ञात करनी थी, तो ब्याज आपको पता ही है कितना है 1225, मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है हमारा 2500 गुणे 2500 गुणे दर, दर तो निकालनी है, गुणे समय, समय हमें दिया गया 8 साल के लिए, और बटे में कर देंगे 100। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, हो गया, आंसर आ जाएगा भाई सबका। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 25 से काट देंगे इसको, तो 25 चौको 100 और 25 निम्मा 225। 8 है ये आपका आर, यहाँ से दर निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये बटे में हो जाएगा आर बटे ये हो जाएगा 49, और बटे में कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 49 बटे में 8%। ये आपको काट लेंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 6 48, एक बचेगा, एक बचेगा, तो कितना हो जाएगा 0, 10 हो जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 8 एकम 8, तो 6.1 करके देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो 6.1 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी के पास, तो 6.125% इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त बात समझ में आ गई होगी, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः 10 15 30 दिन में एक कार्य को करते हैं। भाई देखो एक ही क्षमता कितनी है, ए की क्षमता भैया 10 दिन में, बी की क्षमता कितनी है भाई 15 दिन में, सी की क्षमता कितनी है भाई 30 दिन में। भाई इन तीनों का एलसीएम ले लो, यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे तो इनका टोटल एलसीएम आ जाएगा भाई 30। ये हो जाएगा आपका 10 तियाँ 30, 15 दूनी 30, और ये आपका कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। ये हमारा क्या है, ये हमारा आ जाएगा टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमारा कितना है 30 का, हमें टोटल काम कितना करना है भाई 30 काम करना है। अब कह रहा है कि ये यदि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन एक ही सहायता करने आते हैं। भाई देखो बी और सी है ना,
सहायता करने किसकी आ रही है? ए की, यानी कि काम को कौन शुरू कर रहा है? ए। तो ये तीसरे दिन आ रहे हैं दोनों लोग, तो यानी कि ए ने अकेले 2 दिन तक काम किया होगा। सीधी सी बात है भाई, बी और सी दोनों तीसरे दिन आपके पास आ रहे हैं, तो यानी कि जो पहले और दूसरा दिन बचा है ना, 2 दिन शुरुआत के, उस दिन तो आप अकेले काम कर रहे थे, तो आप अकेले कितना काम कर लोगे? तो ए अकेला काम कर रहा है, तो ए अकेला कितने दिन काम किया? ए ने अकेले 2 दिन तक काम किया है। तो ए की क्षमता है 3, ए की क्षमता है 3, तो 2 दिन में उसने टोटल काम कितना कर लिया होगा? 3 दूनी 6 काम। ए ने तो अकेले ही 6 काम कर लिया। अब तीसरा दिन क्या हुआ? बी और सी इसकी सहायता के लिए आ गए, तो अब लोग कितने हो गए? 3, ए प्लस बी प्लस सी। अब भाई तीनों लोग मिल गए, तो तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? तो 3 2 5 1 6, तो ये एक दिन में मिलकर कितना काम कर लेंगे? 6 एकम 6, यानी कि 6 काम कर लेंगे। यहाँ से समय कितना लग गया हमारा? 6 6 12, 12 यूनिट काम हो गया। कै दिन में? 2 दिन ये समय, 1 दिन ये, यानी कि 3 दिन में 12 काम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? 3 दिन में इन्होंने 12 काम यहाँ से कंप्लीट कर लिया। अभी भी हमारा कुछ काम शेष है। कितना काम शेष है? आप कहोगे सर अभी भी हमारा लगभग 18 काम अभी भी शेष है। अब देखो 12 का टेबल ऐसे पाड़े से पड़े, ऐसे ही संख्या से गुणा करें जिससे हम 30 के आसपास पहुंचे। तो आपको सर 12 दूनी 24, 12 तेरह 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम बस इसमें क्या करेंगे? 2 के पास चलते, तो 12 दूनी 24, तो 2 की गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो 2 की गुणा यहाँ पे कर देंगे, तो 3 दूनी 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 12 दूनी 24 काम। 6 दिन में हमने कितना काम कर लिया? 24 काम। लेकिन अभी भी हमारा काम शेष है। कितना काम शेष है? अभी भी हमारा शेष काम 6 है। अब उस शेष काम को 6 करने कौन आएगा भाई? अब ए ही तो आएगा। ए शुरुआत में 2 दिन अकेले काम करता है, तीसरे दिन बी और सी आ जाते हैं। तो अब शुरुआत में कौन काम करेगा? ए 2 दिन काम करेगा अकेले, कितने की क्षमता के साथ? 2 3 की क्षमता से, 2 3 कितना हो जाएगा? 6। अब हमारा काम भी 6 शेष बचे था, तो 6 काम कौन करेगा? ए। कितने दिन में? 2 दिन में, तो 2 दिन इसमें और जोड़ देंगे, तो 24 6 कितना हो गया हमारा? ये टोटल हमारा हो गया 30 काम। कितने दिन में हो गया? 6 2 8 दिन में। 8 दिन में टोटल हमारा काम हो गया। ये इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो कार्य जो है वो 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। 6 2 8 दिन में टोटल हमारा 30 काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 कारों की चाल 3:4:8 के रेशियो में, तो समान दूरी कैसी है? समान है, को तो तय करने के लिए इन कारों द्वारा लिया गया समय का रेशियो कितना? भाई देखो मैं आपको बात बता दूं, जो हमारी डिस्टेंस होती है ना, दूरी जब भी कैसी हो? समान, यानी कि दूरी कैसी होनी चाहिए? समान। तो दूरी जब हमारी समान होती है तो इसकी जो चाल होती है ना, तो चाल जो होती है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके? समय के। तो समय का 1/t, यानी कि समय, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 समय, आप बोल सकते हैं 1/t। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है? तो बस तुम्हारी चाल कितनी है, यानी कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसकी चाल आपको दी गई है। कितनी दी गई है? 3:4:8, ये तो दी गई 3:4:8। और यहाँ से समय हमें कितना दिया गया है? समय होता है 1/t, तो समय आपको दिया गया है 1/3, और ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा हमारा अनुपात 1/8। कितना हो गया भाई? 1/8। अब चाहो तो आप इनका भाई एलसीएम ले लो। भाई इनका एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको करने का। अब भाई चाहो तो आप इनका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 3 4 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई? एलसीएम आ गया 3 4 8। एलसीएम कितना हो जाएगा? आपको सर इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम आ जाएगा 24। चाहो तो आप 3 4 8 का डायरेक्टली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एलसीएम कितना आ गया? 24। जब एलसीएम 24 आ गया तो भाई इनकी आप गुणा कर दो, यहाँ पे सिंपली आप इनकी यहाँ पर गुणा कर सकते हो। तो 24 की गुणा आपको यहाँ पर भी कर देनी, यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा गुणा 24, ये भी हो जाएगा गुणा 24, और ये भी हो जाएगा गुणा 24। तो काट देंगे, 3 8 24, 4 6 24, और 8 से काटेंगे 8 3 24, तो 8 6 3। तो हमारा जो रेशियो बनेगा क्या बनेगा? 8 6 3 के रेशियो में। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए के पास है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका था, बस आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा स्टार पॉइंट बना के नोट कर लेना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइप से एक टैंक को 15 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है? और पैंदी में रिसाव के कारण यह 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भर गया है तो पाइप बंद है, तो रिसाव के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा? भाई देखो, पाइप एक, मान लिया कि ए पाइप है और ये इसको ना 15 घंटे में भर रहा है, और वहीं पर एक रिसाव है, रिसाव को मान लिया बी,
यानी कि जो बी वाला जो है ना, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, और ये 20 घंटे में भरता है। 20 घंटे में भर पाता है भाई। ये कितने घंटे में भर रहा है भाई, 20 घंटे में। ए भर भी रहा है, बी खाली कर रहा है, तो यानी ऐसा करके इसको 20 घंटे का समय लगता है। भाई दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। तो 15 चौको 60 और 20 तियाँ 60। आप चाहो तो इसको टोटल वर्क मान लो, चाहे कुछ मान लो, ये हो गया हमारा 60 या 60 लीटर इसकी कैपेसिटी मान लो। अब आगे बोला है कि यदि टैंक पूरा भर गया है, टैंक जो है ना पूरा भर गया है, ठीक है, टैंक यदि पूरा भर गया, तो देखो यहाँ से पहले क्षमता निकालो, एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी। ए की क्षमता कितनी है, 4, और बी की क्षमता माइनस में है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। बी की क्षमता, ए और बी की क्षमता, जब ए की क्षमता 4 है तो बी की क्षमता कितनी होगी, आपको सर बी की क्षमता 1 होगी, 1 होगी ना, तो वो भी माइनस का 1, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से आप बी की क्षमता भी निकाल सकते हो। तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, बी बराबर हो जाएगा 3 माइनस का 4, क्योंकि ए की क्षमता 4 है, तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो बी की क्षमता है -1, क्योंकि बी तो खाली करने वाला है। तो भाई पूछा है कि रिसाव के द्वारा इस खाली होने में कितना समय लगेगा, तो भाई खाली कौन कर रहा है, बी। भाई टोटल टंकी कितनी है, 60 लीटर की, बी की क्षमता कितनी, भाई 1 है, या माइनस का 1 या 1, तो वही माइनस का इसलिए लगाया क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो इसलिए माइनस लगा दिया। तो 60 एकम 60 यानी कि 60 घंटे का समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन शायद मैंने आपको कराया भी था, शायद कल की क्लास में कराया था, या आपसे इससे पिछली वाली क्लास में मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको कराया है। सेम यही आंसर था, यही सेम क्वेश्चन था भाई, 60 घंटे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 121 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 62 सेकंड का समय लगती है। देखो मैंने आपको बताया था रेलगाड़ी वाले चैप्टर में जब पढ़ाया था कि जब रेलगाड़ी किसी भी खंबे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को पार करती है, तो वो अपनी लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर उसको पार करती है। जैसे मैंने मान लिया कि 121 मीटर लंबे एक पुल को, भाई पुल की लंबाई कितनी है भाई, 121 मीटर पुल की लंबाई है, यानी कि 121 मीटर लंबी रेलगाड़ी प्लस किसको, पुल को। भाई पुल की लंबाई मान ली मैंने टी है, पुल के बराबर लंबाई को पार करेगी ना, तो पुल की लंबाई टी है, कितने सेकंड में पार कर देती है, ये इसको 62 सेकंड में इसको पार कर देती है, 62 सेकंड में। तो यहाँ से आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो। और आगे देखो क्वेश्चन में बोला कि यदि यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े एक आदमी को 51 सेकंड में पार कर रही है, यही रेलगाड़ी पुल पर खड़े हुई, पुल पर कोई व्यक्ति खड़ा है टी, इसको कितने सेकंड में पार कर रही है, कह रहा है कि इसको 51 सेकंड में इसको ये पार कर देती है। भाई देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितने सेकंड का, भाई इनके बीच का डिफरेंस निकालो, तो आप कहोगे सर इनके दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना भाई, इनको भी निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 11 सेकंड। कितना आ जाएगा, 2 1 6 1, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ गया, 11 का, यानी कि कितने का आ गया, आपको सिर्फ 11 सेकंड का इनका बीच का डिफरेंस निकल के आ जाएगा। तो 11 सेकंड का डिफरेंस किस में है, इसके बराबर है, किसके, 121 मीटर के बराबर है, 121 मीटर के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 सेकंड बराबर कितना आ जाएगा, तो 1 सेकंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 में 11 121, यानी कि 11 मीटर के। समय कितना था हमारा, 51 सेकंड, समय हमारा कितना था, 51 सेकंड। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 51 गुणा 11 कर देंगे, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी, तो समय कितना, तो टी लंबाई मानी थी ना रेलगाड़ी, तो 51, और इसकी कितनी आ गई, 11, तो कितना हो जाएगा, 11 कम 11 की 1, और 11 पचे 55 1 56, 561। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का दोस्तों अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार, भाई देखो एक आयत बना लेंगे, एक आयताकार प्लेट है, सॉरी एक आयताकार प्लॉट है, और इसके बाहर चारों ओर एक 6 मीटर चौड़ा रास्ता, भाई इसके बाहर एक 6 मीटर का चौड़ा एक रास्ता बना दिया, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है हमारा, ये हमारा रास्ता है, ठीक है, ये क्या है, ये है रास्ता, ये जो बना हुआ है ना, ये क्या है, रास्ता है, ये चारों ओर इसके रास्ता बना हुआ है, ये इसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है। कितना है रास्ते की लंबाई, रास्ते जो है ना वो 6 मीटर चौड़ा है, ये कैसा 6 मीटर चौड़ा है, और ये तो 10 मीटर, तो ये तो इसकी लंबाई हो गई, और इसकी चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर चौड़ा है, ये हो गया 10/8 का एक आयताकार प्लॉट है, और इसकी जो बीच का जो बाहर का रास्ता है वो कैसा, 6 मीटर चौड़ा है। तो भाई देखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का तुमसे क्या पूछा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, रास्ता भी हमारा आयताकार ही है, तो बस वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। तो बस रास्ते का यहाँ से क्या निकालेंगे हम, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रास्ते का क्षेत्रफल,
हमें क्या निकालने, रास्ते का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 2x अपॉन एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई, प्लस क्या हो जाएगा 2x कर देंगे भाई। ये हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ पर क्या रख देंगे भाई, x का मान यहाँ पर बताओ क्या रखेंगे भाई, 6 मीटर चौड़ा रास्ता है ना भाई, 6 मीटर चौड़ा। लंबाई आपको दी गई है 10 और आपको चौड़ाई कितनी दी गई है 8। रास्ता है हमारा 6 मीटर चौड़ा, तो x की वैल्यू कितनी रख देंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12। x क्या है, ये x है हमारा चौड़ा हुआ रास्ता, ठीक है, ये हो जाएगा 12। लंबाई l 10 8 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, 12 गुणे 18 प्लस कितना हो जाएगा 12, 18 12 30, तो 12 गुणे 30 हो जाएगा, तो 12 3 36 360। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टोटल 20 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और आज का सेशन कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्वेश्चनों की एक बार दोबारा से आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको थोड़ी देर में इसका बोर्ड PDF में उसमें आपको सेंड कर दूंगा, तो वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको वहाँ से इन क्वेश्चनों की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट डे आप लोगों की एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।